राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बंटवारा। राधे श्याम जी सुबह सुबह पार्क से टहल कर घर की तरफ आ रहे थे। घर के बाहर ही उन्हें अंदर से आ रही आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। राधे श्याम जी समझ चुके थे कि आज फिर से घर में महाभारत शुरू कर दिया है। घर के अंदर ही आए तो दोनों बहुएं आपस में झगड़ा कर रही थी। राधे श्याम जी की पत्नी सरस्वती जी वहीं पर आंगन में बैठी सर पर हाथ रखे कभी बड़ी बहू की तरफ देखती तो कभी छोटी बहू की तरफ। राधे श्याम जी पत्नी के पास आकर कहते हैं, अब किस बात पर यह दोनों झगड़ा कर रही हैं? सरस्वती जी ने बताया कि दूध वाला आया था, दूध के साथ साथ बिल भी पकड़ा कर गया है। वह अपने पति से बता ही रही थी कि अंदर से छोटी बहू चिल्लाते हुए आ गई, बाबूजी आपको तो पता है कि मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, जबरदस्ती करने पर भी थोड़ा बहुत कभी, और मैं भी दूध खाना पसंद नहीं करती। मेरे पति को तो कभी देते भी नहीं हैं। उसकी बात सुनकर अपने कमरे से बड़ी बहू भी आ गई। हाँ हाँ, तू तो कभी दूध खाती ही नहीं है। तेरा बच्चा जो पूरा दिन दूध पीता रहता है वह क्या है? छोटी बहू ने फिर से कहा, भाभी आप झूठ मत बोलो, तुम्हारा बच्चा पूरा दिन दूध पीता है और तुम्हारे दो बच्चे हैं। तुम भी दूध खाती रहती हो, अपने पति को भी कटोरा भर भर के दूध खिलाती हो। कभी मेरे पति को दूध दिया है मैंने तो देखा भी नहीं। हाँ, क्यों न दूं अपने पति को? पूरा दिन मेरे पति मेहनत करते हैं तो वो खाएंगे नहीं क्या? तुम्हारा पति तो निठल्ला है, घर में कुछ कभी लाकर देता है क्या? यह सुनकर छोटी बहू भी गुस्से में कहने लगी, मेरा पति भी घर के खर्चे चलाता है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? दोनों बहुएं झगड़ा करते हुए जोर जोर से एक दूसरे को अपनी अपनी बातें सुना रही थी। अब सरस्वती और राधे श्याम जी वहीं सिर पर हाथ रखे बैठे। क्या पड़ोस वाले लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि खाने पीने को लेकर इनके घर में कितना झगड़ा हो रहा है। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आज तक कभी घर की आवाज बाहर नहीं गई। दोनों बहुएं झगड़ ही रही थी कि अब तक दोनों भाई भी घर पर आ गए। छोटे भाई ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। बड़े बेटे ने भी अपनी पत्नी को आवाज दिया, मनोरमा कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करना है। वह भी पैर पटकते हुए कमरे में गई और कहने लगी, सुना आपने, यह छोटी होकर भी कैसे जबान लड़ाती है, क्या क्या कह रही थी आपके बारे में? बड़े भाई के कान खड़े हो गए। मेरे बारे में क्या कह रही थी? कह रही थी कि सारा दिन आप दूध खाते रहते हो, कटोरा भर भर के मैं आपको दूध देती हूँ और मेरे बच्चे दूध पीते हैं, मैं दूध खाती हूँ, दूध का पैसा मैं क्यों दूं? देखा नहीं कैसे आपके खाने पीने पर उंगली उठा रही थी? अरे, आप पूरा दिन मेहनत करके कमाते हो, इतना घर में पैसा देते हो, तब तो जाकर खाने को मिलता है। हाँ, घर का खर्च तो मैं चलाता हूँ। छोटी होकर उसकी इतनी हिम्मत कि खाने पीने पर उंगली उठाए। अब तक बड़ी बहू ने तो अपने पति का कान भर दिया था, इधर छोटी बहू भी अपने पति से कहती है, अरे, मेरा हाथ पकड़कर क्यों लाए? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सुना नहीं, वह कह रही थी कि तुम्हारा पति निठल्ला है, घर में बैठे बैठे 4 टाइम का खाता है, दूध पीता है, जबकि मैंने कभी नहीं देखा कि खाने के समय में तुम्हें दूध दिया गया हो। छोटे बेटे ने कहा, हाँ तो मुझे दूध तो मिलता ही नहीं है। छोटी बहू सीमा भी कहती है, और तुमको तो पता ही है कि मैं दूध पसंद ही नहीं करती, ना तो खाना ना पीना। मेरे जैसे मेरा बेटा भी है, उसे भी कभी जबरदस्ती करती हूँ तो थोड़ा पी लिया, नहीं तो वह भी दूध मन से कहाँ खाता पीता है। तो हम लोग दूध का पैसा क्यों भरे? हाँ, बात तो सही है, हमारा परिवार दूध कहाँ खाता पीता है। अब छोटी बहू मुंह बनाकर कहती है, देखो, अब इस तरह से मैं घर के काम और ऊपर से भाभी के ताने, आज तो हद हो गई। जब आपकी भाभी ने निठल्ला कह दिया,
अब हम एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे। तुम अब खुद इतना कमा सकते हो कि हम अलग रहकर भी आराम से खा जी सकते हैं। छोटे भाई ने कहा, अब मैं बात करता हूँ। वह बाहर निकला। अब बड़ा भाई भी गुस्से से ही बाहर निकला। छोटा भाई कहता है, भैया समझाओ भाभी को, कैसी बातें करती है। कह रही थी कि मैं निठल्ला हूँ, काम नहीं करता, सारा घर का खर्च तुम ही उठाते हो, और ऊपर से मुझे कह रही थी कि मैं दूध पीता हूँ। मेरी पत्नी को दूध का आरोप लगा रही थी कि वह पूरा दिन दूध खाती पीती रहती है, जबकि घर में माँ बाबूजी और तुमको सबको पता है कि मेरी पत्नी दूध खाना पीना पसंद ही नहीं करती। बड़ा भाई भी बोला, तेरी पत्नी भी कुछ कम नहीं है। मुझे क्या कह रही थी, पूरा दिन दूध चूसता रहता है और बच्चे को भी जबरदस्ती खवाती रहती है, खुद खाती है। अरे वह छोटी है, उसे तो थोड़ा बातों का लिहाज करना चाहिए। अपनी बड़ी भाभी से ऐसे कोई बात करता है क्या? छोटी बहू का कोई मर्यादा होता है, लेकिन वह तो सब कुछ भूल गई। भैया, जब बड़ी भाभी ने कहा, तब मेरी पत्नी ने भी जवाब दिया होगा। अब दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई थी। छोटा भाई बीच में ही बोल पड़ा, अब नहीं रहना है आपके साथ। आप कमाते हो, घर चलाते हो तो चलाओ, मेरा खर्च मत करो। मैं अपने परिवार का खर्च चला लूंगा। बड़े भाई ने भी जोर से चिल्लाकर कह दिया, हाँ हाँ, तुझे नहीं रहना तो मैं भी कौन सा रहना चाहता हूँ। मैं भी अभी हिस्सा बांटकर ही रहूंगा। बाबूजी, अब हमें बंटवारा करना है। अब इस घर में हम साझे में नहीं रहेंगे। आप हम दोनों का बंटवारा कर दो। बाबूजी ने कहा, कोई बंटवारा नहीं होगा। तुम दोनों कैसी बातें करते हो? इतनी छोटी सी बात पर घर का बंटवारा कर दूं? अरे वजह तो बताओ झगड़ा करने की। किस बात पर तुम लोग झगड़ रहे हो? सिर्फ छोटी मोटी बातें, खाने पीने पर। जितने दिन मैं कमाता था तो यह सारे खर्च तो मैं उठाता था। कुछ ही महीनों से खर्च तुम लोगों के ऊपर क्या आया कि आपस में झगड़ा करने लगे। जब तक मेरी कमाई थी तो तुम दोनों को लगता था कि घर में सारा सामान फ्री में आ रहा। अब कुछ महीनों से तुम लोग घर का खर्च चलाने लगे तो आटा दाल का भाव समझ में आ गया। अब सिर्फ बाबूजी की आवाज गूंज रही थी। दोनों बहू और दोनों बेटा चुप हो गए थे, लेकिन दोनों अपने कमरे में जाकर अपनी अपनी पत्नी से यही बातें कर रहे थे कि अब हम एक साथ नहीं रहेंगे। वहीं दोनों पत्नियां भी अब इस बात को ठान कर बैठ गई थी कि अब हम दोनों भाई साथ में नहीं रहेंगे, एक किचन में खाना नहीं बनाएंगे, हमारा दूध एक साथ नहीं आएगा। अब सुबह होते ही दोनों बहुएं किचन में नहीं गई। तब सास खुद किचन में गई और अपने पति के लिए नाश्ता बनाकर लाई। जब दोपहर होने चली, बड़ा भाई घर से बाहर निकला और सरपंच जी को बुला लाया। सरपंच जी, हम दोनों भाइयों में बंटवारा है, आप हमारे घर चलिए। सरपंच जी घर पर आए। जब तक राधे श्याम जी आंगन में बैठे थे, सरपंच को देखकर उनकी पत्नी भी आ गई। सरपंच साहब ने कहा, तो बंटवारा करना चाहते हो तो घर की सारी चीजें निकालो, आधा आधा बंटवारा करो दोनों भाइयों के बीच में। घर में जितना अनाज था, बर्तन था, किचन का सामान था, घर के कमरे, सब कुछ बंटवारा हो गया। आंगन के बीचों बीच लकीर खिंच गई। अब दोनों भाइयों का बंटवारा तो हो गया था। दोनों बहुएं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। दोनों भाई के चेहरे पर भी संतुष्टि नजर आ रही थी, लेकिन वहीं बैठे हुए सास ससुर की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तो सरपंच ने कहा, तुम लोगों ने धन संपत्ति घर तो बांट लिया, लेकिन सबसे अनमोल चीज रह गई। दोनों सरपंच की तरफ लालसा भरी नजरों से देखने लगे। अनमोल चीज कहाँ है? क्या है? अरे यह तुम्हारे माता पिता, इनको कहाँ रखोगे? यह किसके साथ रहेंगे? इनके बारे में किसने सोचा है क्या? यह सुनकर सबके चेहरे के भाव बदल गए, निराश हो गए। जो अभी तक खुशी झलक रही थी, उदास होकर नीचे लटक गए। कुछ देर के बाद
बड़े भाई ने बोला, सरपंच साहब, जैसा कि बंटवारा बराबर बराबर हुआ है, तो मैं बड़ा भाई हूँ, इस बात का कोई मायने नहीं है। इसीलिए माता पिता की जिम्मेदारी दोनों भाइयों में बराबर बनती है। छोटे भाई ने कहा, भैया, तुम बड़े भाई हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि माता पिता की सेवा करो। अच्छा, तो तुमने भी माता पिता के संपत्ति पर बराबर का हिस्सा लिया है, तो तुम्हारा सिर्फ यही फर्ज बनता है कि तुम हिस्सेदारी निभाओ और फर्ज मैं निभाऊं। अब वह चुप हो चुका था, फैसला तो करना ही था। तब छोटी बहू बड़ी चालाकी से बोलती है, हाँ, फैसला ऐसा करते हैं कि दोनों माँ बाबूजी को बांट लेते हैं। एक तरफ बाबूजी हो जाएंगे, एक तरफ माँ हो जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, बाबूजी चले जाते हैं बड़े भाई की तरफ और माँ मेरी तरफ। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। राधे श्याम और सरस्वती जी। फिर राधे श्याम जी बोल पड़ते हैं, ये कैसा बंटवारा है? मैं अपनी पत्नी को छोड़कर अलग कैसे हो सकता हूँ? बड़ा भाई कहता है, बाबूजी, घर आपका एक ही रहेगा, बस हमारे पास आप खाएंगे और छोटे भाई के पास माँ। बाबूजी चुप हो जाते हैं, लेकिन यह उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि इस उम्र में हमारा बंटवारा हो जाए, हम पति पत्नी को अलग कर दिया जाए। सरपंच साहब उठ के चले जाते हैं और दोनों भाई अपना अपना सामान अपने कमरे में रख लेते हैं। तभी दोनों भाइयों के जो बेटा था, बड़े भाई का बेटा 5 साल का था और छोटे भाई का बेटा 4 साल का। दोनों जिस तरह से रोज खेला करते थे, आंगन का सामान हटते ही दौड़ते हुए हंसते दोनों आकर एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। तभी छोटी भाभी आकर कहती है, अरे, तू इसके साथ क्यों खेल रहा है? तो वह कहता है, मम्मी, मैं तो हमेशा भैया के साथ ही खेलता था, आज भी खेल रहा हूँ। नहीं, अब तू इसके साथ आज के बाद नहीं खेलेगा, चल अपने घर। अपने बेटे को हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगती है। वह रोने लगता है, माँ, मुझे खेलना है, मुझे भैया के साथ खेलना है। बड़े भाई का बेटा इस तरह से उसे घसीटते हुए अंदर ले जाते देख और चाची इतना गुस्से वाला पहली बार चेहरा देखकर रोने लगता है। तभी बड़ी बहू बाहर निकलकर उसे कहती है, क्या हुआ? तो वह हाथों का इशारा कर चाची की तरफ बताने लगता है। तो बड़ी बहू कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ उठाने की? वह भी अभी कम नहीं थी, आकर कहने लगी, तो संभाल लो अपने बेटे को, मेरे बेटे के साथ खेलने ना आए। मेरा बेटा छोटा है, उसे बहला फुसला कर अपने साथ ना ले जाए। अब बड़ी बहू भी अपने बेटे को खींचकर कहती है, चलो घर, आज के बाद उसके बेटे के साथ मत खेलना, उधर मत जाना, ये जो लाइन खींची है, लाइन के इसी पार रहना। उस बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आया कि लाइन के पार क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं खेलना आखिर। अब तक तो पहले हम दोनों की माँ यही कहती कि जाओ, तुम दोनों भाई एक साथ खेल कर आओ। वह बच्चे अपने अपने कमरे में रोते और सुसकते रह गए और उन दोनों की माँ जबरदस्ती करके बच्चों को बैठा लेती हैं। दोनों, जो कि बचपन से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, और अभी बचपन बीता कहाँ था, एक 4 साल का था, एक 5 साल था, अभी समझ कहाँ रहे थे कुछ। उन्हें तो पता नहीं था कि हमारे माता पिता ने आपस में झगड़ा करके बंटवारा कर लिया है। आज बंटवारे की पहली रात थी। दोनों अपने अपने घरों में बड़े सुकून से सोई थी। सुबह सरस्वती जी जल्दी उठ जाती हैं। सरस्वती जी छोटे बेटे की तरफ थी। वह उनके साथ घर में थोड़े बहुत काम करवाने लगती हैं, जैसे कि सरस्वती जी पहले भी घर के काम किया करती थी। बड़े बेटे की तरफ बाबूजी थे। बाबूजी की तबीयत खराब थी, घुटने और कमर में काफी तकलीफ रहता था। वह तो पहले भी काम नहीं किया करते थे, उनकी सेवा सरस्वती जी किया करती थी।
लेकिन घर के काम में भी सरस्वती जी हाथ बटाया करती थी। इसीलिए वह जिस साइड में थी उस तरफ काम भी कर रही थी। अब तक छोटी बहू ने नाश्ता बना दिया था। माँ जी आंगन में बैठी हुई थी। नाश्ता लाकर वह माँ के हाथ में देती है। लो माँ, नाश्ता कर लो। तभी हाथ में प्लेट पकड़ते हुए सरस्वती जी कहती है, बहू एक ही प्लेट लाई है क्या? ससुर के लिए नाश्ता नहीं बनाई? वह पलट कर आती है और कहती है, नहीं, आप मेरी साइड में हो तो मेरा फर्ज है कि आपको नाश्ता दूं। बाबूजी उधर बड़े बेटे के पास हैं, उनको नाश्ता उधर से ही आएगा। बहू, तुमको तो पता है कि मैं तुम्हारे ससुर को खिलाए बिना पहले कभी नहीं खाती, तो फिर यह नाश्ता तुम मेरा भी ले जाओ, पड़ा रहने दो यहीं, जब भूख लगेगी खा लेना। मैं बार बार आपके लिए गरम करके नहीं दूंगी और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। यह कहकर वह चली जाती है। पोहा ठंडा हो रहा था, इसीलिए सरस्वती जी उठाकर अपने पति के पास पहुंच जाती हैं। लो जी, इसी से हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। जैसे ही राधे श्याम जी एक चम्मच पोहा खाते हैं तो बड़ी बहू आ जाती है और कहती है, यह क्या खा रहे हो बाबूजी? आप तो मेरी तरफ हो ना, आपको नाश्ता मैं लेकर आई हूँ। लो, मेरा नाश्ता ले लो। वह नाश्ता देकर पलटी ही थी कि छोटी बहू फिर आ गई और कहने लगी, माँ जी आप ऐसा ही करोगे तो कैसे चलेगा? मेरी तरफ हो तो मैं सिर्फ आपको खिला सकती हूँ, आप उसमें बंटवारा करोगी तो वह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दोनों बहू अपनी अपनी बात सुनाकर चली गई। अब दोनों पति पत्नी दोनों बहुएं को गुलाम जैसे हो गए थे। छोटी बहू जब नाश्ता देती तो सरस्वती जी अपने पति के नाश्ता खाना आने का इंतजार करती। वहीं पर जब राधे श्याम जी का नाश्ता या खाना आ जाता तो वह भी इंतजार करते कि मेरी पत्नी का भी खाना आ जाए तो साथ में खा लूं। दोनों पति पत्नी को इस तरह से बांटकर दोनों बेटों ने उनके जीवन में दुख भर दिया था। अब महीना भी गुजरा नहीं था, यह हालात दोनों से सही नहीं जा रही थी। एक दिन राधे श्याम जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, देखो तुम दोनों ने जैसे हमारा बंटवारा किया है, हम पति पत्नी को अलग कर दिया। कभी मेरी पत्नी को खाना मिलता है तो वह मेरे इंतजार में बैठी रह जाती है और जब मुझे खाना मिलता है तो मैं उसके इंतजार में। हम दोनों इस उम्र में अलग नहीं रह सकते। तुम दोनों के खाने का कोई टाइम नहीं और हमसे देखा नहीं जाता कि एक खाली एक भूखा बैठा रहे। मेरा खाना आता है तो मेरी पत्नी भूखी बैठी रहती है और उसका खाना आता है तो वह मेरे बिना खाती नहीं। यह सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। बस फैसला हो गया, हम दोनों अलग नहीं रहेंगे। अब दोनों भाइयों ने फिर से बैठकर सलाह किया कि क्या किया जाए। तो फिर से हल निकला कि एक महीने बाबूजी और माँ को एक की तरफ रखें और फिर एक महीने दूसरे की तरफ। तो अब फैसला होने पर माँ और पिताजी को बड़े बेटे की तरफ रहना था, लेकिन उसमें भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। दोनों को एक साथ खाना देना उन लोगों को बोझ बन गया था। बड़ी बहू ने देखा था कि जब माँ अकेले छोटी की तरफ थी तो घर के काम किया करती थी, इसीलिए वह भी अपने घर के काम माँ से करवाने लगी थी। पिताजी की तबीयत खराब थी, वह तो पहले भी कोई काम नहीं करते थे, लेकिन अब दोनों बहुएं ने जब माँ से काम करवाना शुरू कर दिया तो आखिर बूढ़ी हड्डी में कितने दिनों तक जान रहेगी। धीरे धीरे माँ की तबीयत भी खराब होने लगी। एक दिन रात को सरस्वती जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह अपने बड़े बेटे के पास जाकर कहती हैं, अरे बेटा, तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, तू अपने माँ को हॉस्पिटल लेकर चल। वह महीने का अंतिम दिन था जब सरस्वती जी की तबीयत खराब हुई थी। दूसरे दिन उन दोनों को
छोटे बेटे की तरफ जाना था, इसीलिए बड़े बेटे ने माँ को हॉस्पिटल ले जाने में आनाकानी करना शुरू कर दिया। अरे वो क्या है ना, थक गया हूँ माँ, सुबह देखता हूँ। तब बड़ी बहू सीधे सीधे आकर कहती है, माँ बाबूजी, अब आप दोनों का हमारे घर से 1 महीना पूरा हो गया है। कल आप दोनों छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो अब आप दोनों की दवाइयाँ वही करवाएंगे। अब हमारा 1 महीने से फर्ज पूरा। यह सुनकर बाबूजी की आंखें खुली रह गई। क्या बात कर रही हो बहू? अरे तुम्हारी माँ सास तकलीफ में है और तुम हिस्से की बात कर रही हो। हाँ, अब हमारा 1 महीने का टाइम खत्म हो गया। वह बोलकर अपने कमरे में चली गई। इधर सरस्वती जी के सीने में इतना दर्द हो रहा था कि वह रात भर तड़पती रही। दूसरे दिन सुबह होते ही राधे श्याम जी छोटे बेटे की तरफ गए और कहने लगे, बेटा, आज तेरे घर से महीना शुरू हो गया है। तेरी माँ की तबीयत काफी खराब है, ले चल। रात भर ही वह तड़प तड़प के रात गुजारी है। छोटे बेटे ने कहा, बाबूजी, अभी अभी तो मेरी तरफ आए हो, उधर की बीमारी उधर ही दिखा लेना चाहिए था ना। वह तो बोल ही रहा था कि बहू भी आ गई। हाँ हाँ, उन लोगों ने किसी तरह से महीना निकाल कर फेंक दिया मेरी तरफ कि पैसा ज्यादा हमें ना लगाना पड़े। रुको, कुछ दिन गुजरेंगे तब हम लोग आपकी दवाइयों का देखेंगे। राधे श्याम जी बहुत परेशान हो गए और कहने लगे, बेटा लेके चल, तेरी माँ की काफी तबीयत खराब है। वह इतनी तकलीफ में रात भर रही है। बहुत जबरदस्ती करने पर वह माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करने को बोलते हैं कि एक्सरे निकालना पड़ेगा, कुछ ब्लड टेस्ट भी। सारी रिपोर्ट जल्दी जल्दी निकालने लगते हैं, लेकिन सरस्वती जी को काफी तकलीफ था। डॉक्टर का कहना है कि इनके फेफड़े में पानी भर गया है, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। कम से कम 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। यह सुनकर छोटा भाई घबरा जाता है। राधे श्याम जी कहते हैं कि बेटा, भैया को भी अपने फोन करके बुला ले। अब तक बड़ा भाई भी आ चुका था और रिपोर्ट देखकर वह भी घबरा जाता है। 2 लाख रुपए, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी कहते, बेटा, तुम दोनों 1-1 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो। अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं तुम दोनों के पैसे वापिस कर दूंगा। दोनों भाई हॉस्पिटल से वापिस आ जाते हैं। माँ हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और पिताजी ऑपरेशन की तैयारी के लिए डॉक्टर को बोलने लगते हैं। डॉक्टर का कहना था कि आधा पैसा जमा करवाना है, उसके बाद हम ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। राधे श्याम जी ने कहा, मेरे दोनों बेटे गए हैं, पैसा लेकर जल्दी ही आते होंगे। वह अपने दोनों बेटे के इंतजार में एडमिट पत्नी को छोड़ बार बार हॉस्पिटल के बाहर वाले गेट तक आते और दोनों बेटों को देखते, लेकिन फिर उनका दिल बेचैन होता और वह पत्नी के पास वापस चले जाते। पूरा दिन वह हॉस्पिटल का गेट और पत्नी के बेड तक चक्कर काटते रह गए। सुबह से शाम हो चली, लेकिन उनका दोनों बेटा लौटकर वापस नहीं आए। शाम को जब डॉक्टर चेकअप पर आए तो फिर कहने लगे, पैसा जमा करवाइए, जल्दी से इनका ऑपरेशन करना है। उन्होंने कहा, दोनों बेटे पैसा लेने गए हैं, व्यवस्था कर रहे होंगे। वह अपने मोबाइल से फोन लगाने लगते हैं। बड़ा बेटा फोन नहीं उठाता। छोटा बेटा किसी तरह से कई बार फोन लगाने पर उठा तो लेता है, लेकिन यही कहता है, पापा, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, कल सुबह तक पैसे लेकर आ जाऊंगा, माँ की दवाइयाँ शुरू रखो। यह कहकर वह जल्दी से फोन रखता है। राधे श्याम जी पत्नी के पास बैठे रहते हैं और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो सरस्वती, एक बार पैसे आ जाए, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए, फिर मैं देखना बड़ी मेहनत करूंगा और इन दोनों के पैसे वापिस कर दूंगा, तुम्हें भी सुखी से रखूंगा। सरस्वती
राधे श्याम जी के हाथ को जोर से पकड़कर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उनके हाथों की पकड़ ढीली हो गई। उन्होंने आंखें बंद कर लिया। जब राधे श्याम जी को हाथ की पकड़ ढीली लगी तो वह पत्नी को हिलाकर कहने लगे, सरस्वती, क्या हुआ? आंख क्यों बंद कर लिया? मैं कुछ बोल रहा हूँ, बोलो, क्या हुआ, बोलो। लेकिन अब तक उनका हाथ लूज होकर उनके ही बेड पर गिर गया। राधे श्याम जी जोर से चिल्लाए। नर्स वहीं पर थी जो ड्यूटी में, वह आ गई। नर्स ने नाड़ी पकड़ी। सरस्वती जी की नाड़ी मिल नहीं रही थी, धड़कनें बंद हो चुकी थी। वह जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया, आप लोगों ने ऑपरेशन के लिए बड़ी देरी कर दी, अब यह इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर तो राधे श्याम जी की मानो सारी दुनिया ही उजड़ गई। वह मायूस से हो गए। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। फिर किसी तरह से वह बेटों को फोन किए कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। जल्दी ही दोनों बेटे पहुंच गए। माँ के मृत शरीर को लाया गया। अंतिम क्रिया कर्म कर दी गई। कुछ दिन गुजरे थे। राधे श्याम जी अपनी पत्नी को भूल नहीं पाए। अब वह दोनों बेटा और बहू के लिए बोझ बन गए थे, क्योंकि वह तो पहले भी कोई काम नहीं करते थे। अब दोनों ने उनको घर में रखने के लिए भी चिड़चिड़ करने लगे थे। एक दिन छोटी बहू ने कहा कि अपने पिता को वृद्धा आश्रम क्यों नहीं छोड़ देते, आखिर उनकी सेवा कौन करे। 1 महीना मेरे तरफ रहते हैं तो मेरा जीना हराम हो जाता है। वहीं बड़ी बहू की भी यही शिकायत थी कि बाबूजी दिन प्रतिदिन कमजोर और बूढ़े होते जा रहे, हमारे किसी काम के नहीं हैं, इन्हें वृद्धा आश्रम ही छोड़ना सही रहेगा। दोनों पत्नी और दोनों भाइयों ने जब निर्णय कर ही लिया तो फिर एक दिन दोनों भाई आपस में कहने लगे, बाबूजी, अब आपको वृद्धा आश्रम में रहना चाहिए। हम दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। यह दोनों बच्चों की सेवा करें कि आपकी। राधे श्याम जी ने कहा, हमारा अपना घर है और हमें तुम वृद्धा आश्रम भेजना चाहते हो, आखिर क्यों? क्या हम तुम लोगों के लिए बोझ बन गए हैं? बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। वृद्धा आश्रम में और अच्छे से आपकी सेवा होगी। राधे श्याम जी चुप हो गए थे। अब उनकी कहाँ चलने वाली थी। एक दिन सुबह ही दोनों बेटा उन्हें साथ लेकर वृद्धा आश्रम की तरफ चल दिए। राधे श्याम जी अपने हाथों से बनाए हुए घर को चारों तरफ से देखे और फिर आंखों में आंसू लेकर वृद्धा आश्रम पहुंच गए। वह एक बार फिर से दोनों बेटों से बोले, तुम लोग अपना निर्णय नहीं बदल सकते क्या? क्या मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाओगे? दोनों ने कह दिया, बाबूजी, आपको यहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी, आप चिंता क्यों करते हैं? हम आपसे बीच बीच में मिलने आते रहेंगे। आज हम चल रहे हैं। यह कहकर वह दोनों चलने लगे। तो अब अपने हृदय को कठोर करके राधे श्याम जी ने कहा, सुनो, तुम लोगों को हमसे मिलने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अब यदि मुझे बुलाने भी आओगे तो भी इस वृद्धा आश्रम को छोड़ अब मैं तुम्हारे पास घर कभी नहीं आऊंगा। फिर भी दोनों को कलेजे में कोई भी दर्द नहीं हुआ कि यह शब्द पिता के मुंह से कितने तकलीफों से निकला होगा। दोनों बिना बोले ही वहां से अपनी कार में बैठे और घर चले आए। राधे श्याम जी कुछ दिनों तक बहुत दुखी रहते और फिर वही अपनी किस्मत समझ लिए। इधर दोनों बेटा और बहू बूढ़े माता पिता के चले जाने के बाद बहुत आजादी के साथ जी रहे थे। अब तो वह स्वतंत्र हो गए थे। उन्हें किसी की सेवा नहीं करनी थी। अपना अलग अलग आशियाना भी जो बना लिया था। 3 महीने गुजरे थे। एक दिन सुबह 10 बजे एक वकील आकर लिफाफा देता है। बड़ा भाई खोलकर पढ़ता है तो वह लिफाफा पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। वकील को सिर से पांव तक दिखता है और पूछता है कि क्या यह सच है कि आपको मेरे पिता राधे श्याम जी भेजे हैं? हाँ, आपके पिता ने आपको यही नोटिस दिया है कि यह घर
1 महीने के अंदर खाली कर दिया जाए, क्योंकि यह मकान और पूरी जमीन प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दिया गया है। अब आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। अब छोटी बहू आकर कहती है, यह घर का तो बंटवारा हम दोनों भाइयों के बीच में बराबर बराबर में हो गया था, फिर क्या पिताजी वृद्धा आश्रम में रहकर नई प्रॉपर्टी का पेपर बनवा दिए? वकील ने कहा, हाँ, मेरे द्वारा ही बनवाए हैं और सारी संपत्ति किसी और के नाम कर दिए। आप लोग अगर अपने मन से 1 महीने के अंदर घर खाली नहीं करते तो इस प्रॉपर्टी का नया मालिक आप लोगों की बेइज्जती करके धक्के मारकर घर से निकाल सकता है या आप लोगों के ऊपर कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है। वकील तो चले गए, लेकिन साथ ही दोनों भाई और दोनों बहुओं का चैन सुकून भी ले गए। सब आपस में चर्चा करने लगे। छोटी बहू कुछ ज्यादा ही मुंह की बढ़-चढ़ थी। वह कहने लगी, इतनी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी की कि यह प्रॉपर्टी किसी और को दे दिए? जब उनकी खुद की औलाद है तो फिर वह किसी और को क्यों दे दिए? लेकिन घर में कोई फैसला होने वाला नहीं था। दूसरे ही दिन दोनों बहू और बेटा वृद्धा आश्रम पिताजी से मिलने चले गए। बड़े भाई ने पैर छुआ और कहने लगे, पिताजी, हम आपको लेने आए हैं। छोटा भाई भी हाँ में हाँ मिलाने लगा, चलिए हमारे साथ, हम भी आपको अपने घर लेने आए हैं। पिताजी ने कहा, कौन से घर? जिस घर से हमें तुम दोनों ने निकाल दिया था, अब उस घर में लेने आए हो? हाँ बाबूजी, भूल हो गई है। वह घर आपका है और आपका अधिकार बनता है कि आप अपने घर पर रहें। नहीं, अब उस घर में मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था ना। जब पिताजी की सख्त बातें सुनकर यह समझ गए कि पिताजी जाने वाले नहीं हैं, तो फिर बड़े भाई ने कहा, पिताजी, आपकी अपनी खुद की औलाद होने के बाद भी आप अपनी संपत्ति किसके नाम कर दिए? आखिर वह कौन है जिसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दिए? तो बाबूजी ने कहा, आज तुम लोगों को एहसास हो गया कि अपना सब कुछ है, अपना घर, बेटा, तो फिर मैं वृद्धा आश्रम में क्या कर रहा हूँ? जब तुम लोग यही जानते हो कि मेरे अपने भी हैं। बाबूजी, भूल हो गई, अब आप चलिए घर। नहीं, अब वह घर पे और प्रॉपर्टी इस वृद्धा आश्रम के नाम है, जहाँ मुझे सहारा मिला, जिसने मेरा साथ दिया। यही वृद्धा आश्रम अब मेरा घर है और मैंने अपनी सारी संपत्ति से वृद्धा आश्रम के नाम कर दिया। तुम दोनों ने मेरी पत्नी के साथ जो किया वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दिया, मेरे घर के टुकड़े कर दिए, हम दोनों पति पत्नी को अलग किया, हम दोनों को भूखे मारा, यहाँ तक कि तुम दोनों के पैसा ना देने की वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई और फिर मुझे वृद्धा आश्रम लाकर छोड़ दिया। निकल जाओ यहाँ से। अब आज के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। हमारा और तुम्हारा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जब तुम लोगों ने हमें इस वृद्धा आश्रम में लाकर अकेले रहने के लिए छोड़ दिया था। मैं अपनी पत्नी के यादों के साथ उस घर में रह भी नहीं पाए। तुम लोगों ने मेरी पत्नी तो छीना, उसकी यादें भी छीन ली। चले जाओ यहाँ से। अब पिता की इतनी बेरुखी भरी बातें सुनकर दोनों वहां से सर झुकाए चले आते हैं। बहुओं को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन वह अब पिता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। बस दोनों हाथ मलते रह गए। तो दोस्तों, राधे श्याम जी ने जो भी किया, सही किया या गलत, अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने के लिए इंतजार करूंगी। चलिए मिलते नई कहानी।